हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नेहा, योर एजुकेटर फॉर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। तो लर्नर्स, आज हम कर रहे हैं हमारा जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है प्रीवियस ईयर के पेपर की, एस्टेट के पीजीटी इकोनॉमिक्स की। तो भाई उसमें आज हम 2021 के पेपर को सोल्व करेंगे। इसमें हम कंप्लीट पेपर का सोल्यूशन करेंगे। हम जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं उनका हर एक क्वेश्चन का कंप्लीट डिटेल वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने 2023 का पेपर, 2022 का पेपर कंप्लीट सोल्व कराया हुआ है और वो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। अगर आपने वो दोनों पेपर नहीं देखे हैं तो वो आप देख सकते हैं। तो भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नहीं पता हो तो मैं हर जो भी हमारा पेपर हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमने 2023 का पेपर किया, 2022 का पेपर किया, तो उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके करते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइड करके करते हैं और पार्ट 1 में हम फर्स्ट 20 क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट 20 और फिर ऐसे 20 करके हम 60 क्वेश्चंस को 3 पार्ट्स में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो भी अगर आपने 2023 और 2022 का पेपर नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हो, क्योंकि कोई भी अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर की प्रिपरेशन के साथ अगर अपना जो भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो आपको एक बहुत हेल्प करते हैं आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। तो भाई करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 2021 के पेपर का, स्टेट का। ये क्वेश्चन है हमारा, भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वप्रथम संस्थापित संस्था कौन सी है? विच इज द फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड बॉडी इन फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस इन इंडिया। तो भाई देखो, औद्योगिक वित्त क्या होता है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस, जो हमारी इंडस्ट्रीज होती है, जो हमारी फर्म्स होती है, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उसमें कौन सी जो फर्स्ट बॉडी थी, फर्स्ट एस्टेब्लिश हुई थी, जो स्थापित हुई थी इंडिया में, वो कौन सी थी? तो वो थी भाई IFCI, यानी कि इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये हमारी फर्स्ट फाइनेंशियल बॉडी थी जो कि हमारी एस्टेब्लिश हुई थी 1948 में आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो कि एस्टेब्लिश हुई थी 1948 में आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये क्या थी? फर्स्ट डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट था इंडिया का, यानी कि पहला क्या था? डेवलपमेंटल क्या होता है? विकासात्मक, यानी कि विकासात्मक वित्तीय इंस्टीट्यूट था किसका? हमारे देश का। ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, किसमें? बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है क्या? लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन्स क्या होता है? दीर्घकाल के लोन, जो लंबी टाइम के लिए जो लोन दिए जाते हैं। इक्विटी एंड इक्विटी कैपिटल, इक्विटी यानी कि क्षमता की जो पूंजी होती है, इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करते हैं, ये लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड करते हैं पर्टिकुलरली इन द पब्लिक सेक्टर, यानी कि जो हमारा पब्लिक सेक्टर होते हैं और प्राइवेट सेक्टर होते हैं। पब्लिक सेक्टर होते हैं हमारे सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र को ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स में, इक्विटी कैपिटल में और इंडस्ट्रीज के सेटअप करने में। इट हेल्प टू कैटलाइज्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। मतलब कि इन्होंने स्वतंत्रता के बाद, मतलब कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था, तो उस टाइम हमारी इकोनॉमी की जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशंस में थी, मतलब कि बहुत ही वल्नरेबल थी और हमारे सभी सेक्टर क्या थे? डिप्रेस्ड थे। सभी सेक्टर्स क्या थे? डिप्रेस थे। तो इसने क्या किया? हेल्प किया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इंडिया के पोस्ट इंडिपेंडेंस एरिया, यानी कि जो स्वतंत्रता के बाद का जो हमारा वक्त था उसमें इसने बहुत IFCI ने, यानी कि इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बहुत ज़्यादा इसको हेल्प किया, किसको? इंडस्ट्रियल सेक्टर को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भाई देखो ये 1948 में हमारा एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का कुपोषण स्तर को मापने के लिए किस आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित किए जाते हैं? तो भाई देखो, कुपोषण क्या होता है? जब बच्चों में किसी तरह से कोई शारीरिक कमी रह जाती है, जब उनको प्रॉपर जो खाने के जो प्रॉपर न्यूट्रिशंस होते हैं, प्रॉपर जो विटामिन्स चाहिए होते हैं, प्रोटीन चाहिए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, जो भी खाने पीने की चीज़ों से हमें कैल्शियम वगैरह, आयरन प्रॉपर मात्रा में जब उन्हें नहीं मिलता तो उनमें कई तरीके के क्या हो जाते हैं? कई तरीके के उनमें उनके शरीर में कमी आ जाती है। इससे क्या होता है? एक तो उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, उनका जो शरीर का जो डेवलपमेंट है वो टाइम अच्छे से उनकी एज के अकॉर्डिंग नहीं होता। उनकी आंखों की रोशनी पे भी फ़र्क पड़ता है, उनकी हाइट पर भी फ़र्क पड़ता है, उनके वेट पर भी फ़र्क पड़ता है। मतलब कि उनमें बहुत सारे क्या आ जाते हैं, उनकी जो हेल्थ होती है उसमें बहुत सारी कमियां आ जाती है। कुपोषण क्या होता है कि जब बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिलते, उसकी वजह से उनमें जो उनके हेल्थ में जो गिरावट आती है वो कुपोषण होता है। इंग्लिश में इसको मल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो क्वेश्चन है, चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप आर इंक्लूडेड इन टू मेजर द लेवल ऑफ मल न्यूट्रिशन इंडिया। तो भाई हमारे इंडिया के लेवल में किस एज ग्रुप के बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है? तो इसमें शामिल किया जाता है
0 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उसको कुपोषण के स्तर के जो बच्चे होते हैं उसमें इसको शामिल किया जाता है। तो भाई यहाँ पर 0 से 5 आएगा, 6 गलती से लिख दिया होगा, ठीक है। तो मलन्यूट्रिशन क्या है, कुपोषण क्या है? एक ऐसी स्थिति है जब कोई व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में आवश्यक पोषक तत्वों का सेवन नहीं करता, मतलब कि जो उसके लिए रिक्वायर्ड जो न्यूट्रिशंस है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, कैल्शियम है, आयरन है, उनको वो उसको प्रॉपर नहीं मिल पाते। तो प्रॉपर कब नहीं मिल पाते, उसकी बहुत सारी वजह होती है। या तो वो उसको खरीदने में, उन सब चीज़ों को कंज्यूम करने में सक्षम नहीं है, गरीबी की वजह से, बहुत सारी वजह हो सकती है। तो इससे बच्चों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। तो इससे इसकी जो ग्रोथ होती है और जो डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है, प्रभावित हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो 0 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं, 0 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं वो इस एज ग्रुप में आते हैं, ठीक है। तो भाई भारत सरकार में ने हमारे इंडिया ने अब गवर्नमेंट स्कूलों में भी क्या चला हुआ है, ये मिड डे मील मिलता है ताकि बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। तो बच्चों को कुपोषण से बचने के लिए मिड डे मील प्रोग्राम चला जाता है। आपको पता भी होगा जो गवर्नमेंट स्कूल्स है हमारे हरियाणा में भी, वहाँ पर डेली कुछ ना कुछ अच्छी हेल्दी चीज़ें खाने को मिलती है बच्चों को दोपहर के वक्त, यानी कि मिड डे मील प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो 0 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं वो जो कुपोषण की जो आयु वर्ग में इनको शामिल किया जाता है, ठीक है। तो भाई देखो, इससे उनका वेट लॉस हो जाता है, कुपोषण की वजह से उनमें कमजोरी आ जाती है, उनका जो मस्कुलर मास है, यानी कि जो उनकी जो शारीरिक क्षमता वो कम हो जाती है, उनका इम्यूनिटी सिस्टम प्रभावित होता है, और जो उनको चोट लग जाती है, जो उसकी घाव जल्दी से नहीं भरते, और उनको कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब कि बहुत सारे उनमें ये प्रॉब्लम्स आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धारणीयता। धारणीयता क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी को कैसे मापा जाता है? तो भाई देखो, सस्टेनेबिलिटी होता है किसी मतलब कि जो हम काम कर रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस है, असेसिंग करना परफॉर्मेंस को, सोशल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम इस तरीके से करें कि उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में हम करें, ठीक है। तो धारणीयता क्या है, सस्टेनेबिलिटी क्या है? देखो, एक कंसेप्ट है जो एम्फोसाइज करता है meeting needs of present without compromising the ability to future generation to meet their own needs। मतलब कि देखो यहाँ पर क्या है, स्थिरता एक ऐसी अवधारणा है, मतलब कि सस्टेनेबिलिटी एक ऐसी कंसेप्ट है, मतलब कि हमें इस तरीके से अपने ज़रूरतों को पूरा करना है कि जो हमारे आने वाली जनरेशन है उनके लिए उस पर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, मतलब कि भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करने पर जोर देती है। मतलब कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हम उनको इस तरीके से रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करें कि आने वाली जनरेशन के लिए भी वो बचे, हम उनको मिसयूज ना करें, ठीक है। तो ये हमारी सस्टेनेबिलिटी है। तो इसमें क्या है, केवल 2 बातों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय सभी 3 स्तंभ यानी कि 3 फैक्टर्स को हम यहाँ ध्यान रखते हैं। किस किस फैक्टर्स पर हम यहाँ ध्यान रखते हैं कि सोशल, सामाजिक, एनवायरमेंटल, हमारा पर्यावरणीय और इकोनॉमिक, आर्थिक, तीनों चीज़ों को इकट्ठा करके हम इसको फोकस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या करता है, असेसिंग परफॉर्मेंस ऑफ सोशल, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल। तो इसका आंसर हमारा 3rd हो जाएगा। सस्टेनेबिलिटी में क्या होता है, असेसिंग करना। असेसिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का आकलन करना, किसकी परफॉर्मेंस को, सोशल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय सिद्धांतों को प्रदर्शन करके उसका आकलन करना, उसका असेसमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निवेश के लिए उदीयमान बाजारों में से सबसे पसंदीदा देश रहा है। तो भाई देखो, ये पेपर है जो हम कर रहे हैं 2021 का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है करंट इंडियन इकोनॉमी के कंसेप्ट से, ठीक है। करंट का इंडियन इकोनॉमी का हमारा डेटा पूछा हुआ है इसमें। तो यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे में आपको बता दूँ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। भाई आप इकोनॉमिक सर्वे को ज़रूर कीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे से ज़रूर स्टेट के पेपर में क्वेश्चन आता है और ये करंट का डेटा ज़रूर पूछता है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के डेटा के अकॉर्डिंग कौन सा देश फाइनेंशियल ईयर, यानी कि FY यहाँ पर लिखा हुआ है, FY का मतलब है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो वित्त वर्ष के दौरान 2020-21 के दौरान कौन सा देश इन बाजारों में से सबसे फेवरेट देश रहा, सबसे पसंदीदा देश रहा? तो ऑप्शन से इंडिया, रशिया, पाकिस्तान और ब्राजील। तो भाई सबसे फेवरेट देश रहा था हमारा देश इंडिया, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इंडिया। तो देखो, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के दौरान इंडिया वाज द मोस्ट प्रेफर्ड कंट्री, मतलब कि इंडिया क्या था, सबसे पसंदीदा देश रहा था
निवेश के लिए उभरते बाजारों में, मतलब कि लोगों, मतलब कि वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे अच्छा ये देश माना गया था ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के वर्ष, वित्तीय वर्ष के दौरान, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के दौरान। तो ये सबसे अच्छा पसंदीदा देश रहा था, किसके पर्पज से? इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन यानी कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन यानी कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है? जिसमें फल सब्जियां, हम पेड़ फल सब्जियां उगाते हैं, तो वो मतलब वो हमारा होता है हॉर्टिकल्चर, जिसमें हम फल सब्जियां उगाते हैं और खुशबूदार फूल भी इसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कब शुरू किया गया था ये मिशन पूछा हुआ है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब शुरू गया था? ऑप्शन ध्यान से पढ़िए यहाँ पर कॉन्सेप्ट में, रूरल डेवलपमेंट, रूरल का मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु, ठीक है, रूरल लिखा है, अर्बन नहीं लिखा। तो रूरल डेवलपमेंट में मिशन में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब स्टार्ट किया गया था? तो भाई देखो, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन यहाँ पर हमारा स्टार्ट किया गया था 2005 में, ठीक है, 2005 में शुरू किया गया था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, मई 2005 में इसको शुरू किया गया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। प्रमोट होलिस्टिक ग्रोथ इन हॉर्टिकल्चर सेक्टर इंक्लूडिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर क्रॉप्स, जिसमें हम मतलब कि फल सब्जियों और ये जो फल सब्जियों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इस पर काम शुरू किया गया था, ठीक है। देखो भाई यहाँ पर ये क्या है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, जिसमें फल सब्जियां आ गई, खुशबूदार फूल भी आ गए, ठीक है, और अन्य क्रॉप्स भी आ गई, ये इसके अंदर शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज बैंक रेट? बैंक दर क्या है? तो भाई देखो, बैंक दर क्या होती है जिस पर रिजर्व बैंक को रेडी है रीडिस्काउंट करने के लिए सिक्योरिटीज को। तो बैंक रेट रेफर्स टू द इंटरेस्ट रेट, वो इंटरेस्ट रेट है विच ए नेशंस सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक कौन सा होता है किसी देश का? नेशन होता है राष्ट्र, यानी कि कोई देश, ठीक है, नेशन होता है राष्ट्र, ठीक है। सेंट्रल बैंक हमारा कौन सा है? हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बैंक दर से मतलब है हमारा उस ब्याज दर से है, उस इंटरेस्ट रेट से है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक यानी कि हमारा जो हमारा आरबीआई है, वाणिज्यिक बैंक को, वाणिज्यिक बैंक यानी कि जो कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं जिसमें हम नॉर्मल पर्सन यानी कि जिसमें आम जनता अपनी ट्रांजैक्शन करती है, जैसे कि पीएनबी, कैनरा बैंक, बड़ौदा बैंक और स्टेट बैंक, जो भी आपके आसपास आपको बैंक दिखते हैं वो सभी कमर्शियल बैंक है, ठीक है, जिसमें हम अपने अकाउंट्स रखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, केंद्रीय बैंक क्या करता है, वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है, मतलब कि कमर्शियल बैंक को क्या देता है, पैसा उधार देता है। यह केंद्रीय बैंकों द्वारा अर्थव्यवस्था को विनियमित करने तथा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का व्यापक वित्तीय प्रणाली में ब्याज की दरों को प्रभावित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रमुख उपकरण है। मतलब कि एक ऐसा टूल है जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है और मतलब कि इन सब चीज़ों को रेगुलेट करता है, इकोनॉमी को रेगुलेट करता है और इंटरेस्ट रेट्स को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, और जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है उसको क्या करता है, ब्रॉड करता है, ठीक है। तो ये कैसा टूल है, तो बैंक रेट का ये एक ऐसी बैंक रेट क्या है जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट है जिस पर मतलब कि आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को क्या देती है, पैसा उधार देती है। आरबीआई सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को क्या देती है, पैसा उधार देती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होता है, देखो भाई, जो हमारी सिक्योरिटीज हो गई, जो हमारे बॉन्ड्स हो गए, उनको क्या करते हैं, ये रीडिस्काउंट कर देते हैं, उनको क्या करते हैं, रीडिस्काउंट कर देते हैं। तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। देखो बैंक रेट में क्या है, इट इज द रेट विच रिजर्व बैंक इज रेडी टू बाय, मतलब कि जो आरबीआई है वो तैयार है खरीदने के लिए रीडिस्काउंटेड बिल, यानी कि जो रीडिस्काउंटेड ऑलरेडी जिन पर डिस्काउंट हो गया, बिल्स है, एक्सचेंज हो गए, कमर्शियल पेपर्स हो गए, तो ये उस पर क्या है, इन चीज़ों को खरीदती है उस रेट पर, तो ये हमारी बैंक रेट हो जाती है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, इसका आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। तो भाई देखो बैंक रेट किसके अंदर पब्लिश होती है, बैंक रेट पब्लिश होती है सेक्शन 49 के अंदर, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1919 के बाद 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में असत्य कथन यानी कि इनकरेक्ट यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। तो भाई देखो 1991 में हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो ये हमारे रिफॉर्म्स आए थे। इनको कौन लेके आया था, इनको लेके आए थे हमारे उस वक्त के
जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी, उन्होंने ये वो एलपीजी को प्लान को लेके आए थे। तो इससे भाई हमारी जो इंडस्ट्री थी, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था, उसको थोड़ा सा बूस्ट मिला और काफ़ी हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आए। तो उसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूछी हुई है। तो देखो, इंक्रीज इन द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, ये भी ठीक है। एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी ठीक है। इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ रेट ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट भी हमारे अच्छे हुए थे। लैक ऑफ एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, तो भाई देखो ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है। तो भाई जो इन एक्सपोर्ट है वो अच्छे हुए थे, उनमें कमी नहीं आई थी, उनके कोई लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है फोर्थ। तो देखो, अदर ऑप्शंस इंक्रीज इन फॉरेन कैपिटल, इनफ्लो, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एक्सपोर्ट वॉल्यूम रेट्स आर जनरली ट्रू। तो ये सब वहाँ पर इनमें इंप्रूवमेंट हुआ था 1991 के जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे। लेकिन एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन भी हुआ था, लेकिन उसमें कमी नहीं आई थी, वो इंक्रीज हुआ था। ठीक है, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन एक्चुअली इंक्रीज्ड रादर देन डिक्रीज। तो एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन इंक्रीज हुआ था, डिक्रीज नहीं हुआ था। इंडिया हैज एक्सपेंडेड इट्स एक्सपोर्ट टू वाइडर रेंज। तो इंडिया ने उस वक्त अपने जो एक्सपोर्ट है, जो हमारे निर्यात है, वो बहुत अच्छी रेंज पर, बहुत अच्छे स्तर पर उनका क्या किया था, उसको बढ़ाया था। ठीक है, उसका विस्तार किया था, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था में, जिससे हमारी जो इकोनॉमी है उसमें बहुत अच्छे क्या आए थे, रिजल्ट आए थे। और विच हैज़ मेड इकोनॉमी लेस वनरेबल। तो इससे जो हमारी इकोनॉमी में जो कंडीशन थी लेस वनरेबल थी, वो कम मतलब कि जो बेकार स्थिति थी वो थोड़ी कम हुई, और जो फ्लक्चुएशन थे डिमांड में और गुड्स में, उनमें भी थोड़ा सा कमी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ये हमें कुछ डेटा दिए हुए हैं, ईयर्स है, ये प्राइस ऑफ राइसिस है। ठीक है, तो चेन बेस इंडेक्स से हमें क्या निकालना है, नंबर, चेन बेस इंडेक्स निकालना है हमें, नंबर्स फॉर ईयर 2021 का हमें ईयर के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, चेन बेस इंडेक्स निकालना है, श्रृंखला आधारित सूचकांक। ठीक है, हिंदी में बोले तो श्रृंखला आधारित सूचकांक। तो भाई देखो क्या होता है चेन बेस इंडेक्स। चेन बेस्ड इंडेक्स क्या होता है, आर कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द प्रीवियस ईयर प्राइस, यानी कि जो पिछले साल का प्राइस है, एज द बेस फॉर द करंट ईयर इंडेक्स, यानी कि पिछले साल के प्राइस को हम बेस मान लेंगे और फॉर द करंट ईयर प्राइस के इंडेक्स के लिए। तो ये क्या करता है, अलाउ करता है मोर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ प्राइस चेंजेस। ये जो प्राइस चेंजेस में जो ज़्यादा जो चेंजेस आए हैं उसमें एक्यूरेट मेजरमेंट को ये क्या करता है, हमें बताता है। ठीक है, और इसको हम कैसे निकालते हैं कि देखो, हमें 2021 के एस्पेक्ट से निकालना है, 2021 के एस्पेक्ट से निकालना है। ये हमारा प्रीवियस ईयर हो गया, ये हमारा 2021 हो गया, तो हम इसको निकाल लेंगे 521, ये जो हमारा बेस करंट ईयर है और ये हमारा बेस ईयर हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, इसका आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। दिस इज बिकॉज प्राइस ऑफ राइस इन 2021 इज 65 एंड प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर हमारा 2020 था, उसमें 60 था। तो मल्टीप्लाइंग द रेशियो ऑफ दिस प्राइस बाय 100, तो हमारा चेन बेस इंडेक्स हो जाएगा हमारा 2021 के लिए, 2021 के कंटेक्स्ट में पूछा था उन्होंने, 65 × 60 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एनएसएसओ की स्थापना कब हुई थी? भाई ये हुई थी 1950 में। एनएसएसओ होता है हमारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एनएसएसओ की स्थापना हुई थी 1950 में। ये क्या है, एक स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनवरत योजना रोलिंग प्लान को भारत में लागू करने का श्रेय किसको जाता है? तो भाई देखो, रोलिंग प्लान क्या होता है, रोलिंग प्लान क्या होता है, जब कोई प्लान, जैसे हम 5 ईयर प्लान करते हैं, ये 5 ईयर प्लान के ही अंदर एक टर्म है 5 ईयर प्लान, यानी कि पंचवर्ष योजना। जब कोई पंचवर्ष योजना फेल हो जाती है या उसको कोई पार्टी आके उसको कैंसिल कर देती है और वो अपनी फिर वो दूसरा प्लान बाद में लागू करती है, तो उसका जो बीच का वक्त होता है वो रोलिंग प्लान होता है। रोलिंग प्लान में क्या करते हैं कि जो पिछली पंचवर्ष योजना जो फेलियर हुई है उसको असेस करते हैं, उसकी असेसिंग करते हैं कि उसमें किन किन वजह से जो फेलियर्स हुए हैं, किन किन बातों पर कमी आई है, किन किन सेक्टर्स में जो उतार चढ़ाव हुए हैं, उनको हम किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो प्रीवियस प्लान था उसको असेस करके नेक्स्ट टाइम जो प्लान कंटिन्यू करेंगे उसको हम रोलिंग प्लान करते हैं। ठीक है, तो इसका क्रेडिट, इम्प्लीमेंट करने का क्रेडिट जाता है DT लाकड़ावाला को। तो भाई हमारा 5th 5 ईयर प्लान जो हुआ था, ठीक है,
उसको क्या कर दिया था भाई, जो इंदिरा गांधी लेके आए थे 5th साइकिल प्लान, उसको क्या किया था फिर 1978 के 77 के टाइम की बात है। तो फिर आते हैं मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आती है बीजेपी की, वो क्या करते हैं उनके प्लान को कैंसिल कर देते हैं। तो उस टाइम का जो वक्त था तो ये रोलिंग प्लान कहलाता है। तो इसका क्रेडिट जाता है डीटी लाकड़ावाला को, ठीक है, डीटी लाकड़ावाला को इज क्रेडिट विद द इम्प्लीमेंटेड ऑफ रोलिंग प्लान। द रोलिंग प्लान वाज स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इन्वॉल्व कंटिन्यूस प्लान एंड एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन चेंजिंग सर्कमस्टांसेस रादर देन रिलाइंग ऑन नेक्स्ट फिक्स्ड 5 प्लान। तो मतलब कि देखो रोलिंग प्लान आर्थिक विकास के लिए एक रणनीति थी, मतलब कि एक स्ट्रेटेजी थी जिसमें निश्चित पंचवर्ष योजनाओं पर निर्भर रहने के बजाय बदलती परिस्थितियों के आधार पर निरंतर योजना और संयोजन करना था। मतलब कि देखो जो हमारे 5 ईयर प्लान थे उन पर हमें डिपेंड रहने के बजाय जो हमारी कंडीशंस बदल रही है उस पर हमें ध्यान देते हुए जो हमारी एडजस्टमेंट हो रही है, जिस चीज़ की हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारे सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं उस पर फोकस करना और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को नेक्स्ट प्लान को मॉडिफाई करना, ये हमारा रोलिंग प्लान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पूर्ण पूरक साधनों, फैक्टर्स की बात हो रही है यहाँ पर, फैक्टर्स। ठीक है, पूर्ण पूरक फुल्ली क्या है ये, मतलब कि कंप्लीटली है ये, परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स की बात हो रही है। ठीक है, स्थिति में समोत्पत्ति वक्र की आकृति शेप कैसी होगी, यानी कि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री की बात हो रही है भाई। एक चीज के बिना मतलब एक के साथ दूसरी चीज चलेगी ही चलेगी। जैसे कि अगर आप किसी पेन में से रिफिल निकाल दो तो उसका कोई फायदा नहीं है, मतलब कि एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता। जब अगर हम एक फैक्टर को यूज करेंगे तो दूसरे को भी हमें साथ यूज करना होगा। एक फैक्टर के मतलब कि एक फैक्टर के बिना दूसरे फैक्टर की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो दोनों की क्या है, प्रॉपर इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है हमारे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स। तो यहाँ पर पूछा हुआ आइसोक्वांट कर्व के केस में परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स में उसकी शेप क्या होगी। तो भाई देखो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो उसकी शेप होगी एल शेप, उसकी शेप होगी एल शेप। अगर यहाँ पर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है यहाँ पर तो वो होता हमारा स्ट्रेट लाइन इस तरीके से, अगर सब्स्टिट्यूट की बात होती है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री की बात है तो कॉम्प्लीमेंट्री में एल शेप होता है इस तरीके का। एक फैक्टर की इंपॉर्टेंस है तो दूसरे फैक्टर की इतनी ही इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट की बात करते तो यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन फॉल करती हुई इस तरीके का ग्राफ होता। ठीक है, तो आइसोक्वांट कर्व क्या होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन को इनपुट्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम कब पढ़ते हैं, हम पूरा हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का टॉपिक करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन का, उसमें हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं कि कौन कौन से हमारे प्रोडक्शन फंक्शन के फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल वगैरह, रॉ मटेरियल एटसेट्रा। तो हम फैक्टर्स को यूज करके क्या बनाते हैं, आउटपुट बनाते हैं। तो यहाँ पर पूछा है, तो यहाँ पर क्या है, आइसोक्वांट कर्व। ठीक है, जहां हम दो फैक्टर्स को यूज करते हैं, अगर हम एक फैक्टर को कम कर रहे हैं तो हम दूसरे फैक्टर को बढ़ा देंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने कंडीशन रख दी कॉम्प्लीमेंट्री, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूर्ण पूरक साधन। तो उसके केस में इसकी शेप एल शेप होगी। तो देखो भाई यहाँ पर हम इसको समझते हैं, जैसे कि देखो ये आइसोक्वांट कर्व है, यहाँ पर ये लेबर है, ये कैपिटल है। अगर हम एक यहाँ पर लेबर 10 यूज कर रहे हैं तो हमने कैपिटल 2 लगा ली। यहाँ पर हमने क्या किया, पहले देखो हम यहाँ पर ऐसे कर लेते, इसको समझते हैं। यहाँ पर हम देख लेबर 5 यूज कर रहे हैं तो हम कितनी कैपिटल लगा रहे हैं, 2 लगा रहे हैं। अगर लेबर हम 5 लगा रहे हैं तो हम कैपिटल 2 लगा रहे हैं। ठीक है, अब हमने लेबर्स को बढ़ा दिया, 5 से 10 कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अब हमने कैपिटल को कम कर दिया, कैपिटल को हमने 2 से 1 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये एक आइसोक्वांट कर्व है, मतलब कि जब हम एक फैक्टर को यूज कर रहे हैं तो दूसरे फैक्टर को घटा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस आइसोक्वांट कर्व में कंडीशन पूछी है कि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर है, पूर्ण पूरक साधन है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, अगर हम एक फैक्टर एक मतलब कि उसका एक ऑप्शन है तो दूसरे को भी हम साथ लेके चलेंगे। एक मतलब कि अगर हम एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे को भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, एक को कम करेंगे तो दूसरे को भी कम करना पड़ेगा। इट मीन्स कि it means increasing in one input without increasing other will not increase output। मतलब अगर हम एक को नहीं बढ़ाएंगे तो दूसरे को बढ़ा देंगे तो वो हमारे आउटपुट में इंक्रीज नहीं करेगा।
परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का बेस्ट एग्जांपल है आपका पेयर ऑफ शूज। अगर आपका लेफ्ट पैर का शूज आपका गुम हो जाता है तो आप राइट पैर के एक शूज को पहनकर नहीं घूमोगे, आपको दोनों पैर के शूज पहनने ही पड़ेंगे। अगर आपके पेन का रिफिल गुम हो जाता है तो आपका पेन किसी काम का नहीं है, जब तक उसमें रिफिल नहीं होगा तो वो पेन यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं जब हम एक गुड के बिना दूसरा वस्तु हमारा यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव a left shoes and right shoes perfectly complementary inputs, adding one more left shoes without adding right shoes it will not increase the number of pairs of shoes you can produce, okay। तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो भाई इस कंडीशन में हमारा जो शेप होगा हमारे आइसोक्वांट कर्व का वो हमारा इस टाइप का होगा, ठीक है। अगर हम इसको नहीं बढ़ाएंगे, एक को बढ़ा देंगे और दूसरे को नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलेगा। तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के केस में हमारा एल शेप का कर्व होगा। तो भाई देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड आइडियल इंडेक्स, यानी कि किस सूचकांक को आदर्श सूचकांक कहते हैं। तो सूचकांक होता है हिंदी में, इंग्लिश में बोले तो इंडेक्स, सूचकांक को बोलते हैं इंडेक्स, और आदर्श का मतलब होता है आइडियल, मतलब कि इनमें से कौन सा इंडेक्स नंबर एक आइडियल इंडेक्स नंबर है। तो भाई सबसे अच्छा जो इंडेक्स माना जाता है वो माना जाता है फिशर का इंडेक्स। क्यों माना जाता है भाई? क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन है हम फिशर के इंडेक्स का वो हम करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की तरह। हम ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं? हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं स्क्वायर रूट करके, ठीक है। मीन जो भी हमें मीन की वैल्यू दी होती है उसको हम स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करके, स्क्वायर रूट में करके तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे ही हम फिशर का इंडेक्स निकालते हैं। इसमें हम लेस्पियर और पास्चे का जो हमारा इंडेक्स होता है उसको स्क्वायर रूट में पुट करके फिर हम फिशर के इंडेक्स को निकालते हैं। तो ये एक आइडियल इंडेक्स माना जाता है, और साथ साथ ही ये हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाइड करता है, इसीलिए इसको आइडियल इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। तो फिशर इंडेक्स नंबर इज कंसिडर्ड एज आइडियल इंडेक्स नंबर बिकॉज इट इज ए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर इंडेक्स नंबर एंड पास्चे इंडेक्स नंबर। तो इसको हम कैसे निकालते हैं फिशर के इंडेक्स को? लेस्पियर का जो इंडेक्स नंबर है और पास्चे का जो इंडेक्स नंबर है, बेस ईयर करंट ईयर के प्राइसेस लेस्पियर के और पास्चे के, उसको हम स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमारा फिशर का इंडेक्स नंबर आ जाएगा, और यही हमारा आइडियल इंडेक्स नंबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिन वस्तुओं पर आय का बहुत छोटा अंश खर्च किया जाता है उन वस्तुओं की मांग की लोच, मतलब कि इनकम का छोटा सा ही पार्ट हम उस पर खर्च कर रहे हैं, तो उनकी जो इलास्टिसिटी होगी, उनकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो क्या होगी? अनइलास्टिक होगी, यानी कि बेलोचदार होगी। तो भाई देखो, हाँ कुछ ऐसी चीजें होती है हमारी डे टू लाइफ में, डेली लाइफ में, जो हमारी सिर्फ थोड़े से ही उसके काम की तो होती है, लेकिन उनका हम छोटा सा ही उन पर हम अपने इनकम का बहुत ही छोटा सा पार्ट खर्च करते हैं। जैसे कि एक मैच बॉक्स हो गया, माचिस की डिब्बी हो गई, तो भाई आपको जितनी जरूरत हो आप उनको उतना ही परचेज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो ऐसी जो गुड्स होते हैं इनका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो क्या होता है? अनइलास्टिक होता है, बेलोचदार होता है। देखो कैसे? तो जब हम अपनी इनकम का बहुत ही छोटा भाग उस पर स्पेंड करते हैं ऐसे गुड्स पर, तो जो गुड्स होते हैं वो टिपिकली क्या होते हैं? इनइलास्टिक होते हैं। इट मींस चेंज इन प्राइस हैज ए रिलेटिवली स्मॉल इम्पैक्ट इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड। मतलब कि देखो यहाँ पर क्या है, इस जो इस टाइप के गुड्स होते हैं उनमें प्राइस क्या है, प्राइस के चेंज आने पर क्वांटिटी में क्या है, ज्यादा फर्क नहीं आता है। प्राइस के चेंज आने पर क्वांटिटी में ज्यादा फर्क नहीं आता है। तो देखो यहाँ पर पहले प्राइस 1 पर यानी कि P1 पर वो Q1 क्वांटिटी को परचेज कर रहा था, अब प्राइस P1 से P2 हो गया है, ठीक है। अब P2 पर भी वो थोड़ी ही क्वांटिटी को परचेज करेगा, मतलब कि प्राइस में चेंज आने पर क्वांटिटी पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। तो नॉर्मली इन जो गुड्स पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो क्या होता है? बेलोचदार होती है, यानी कि इनइलास्टिक होती है, इनइलास्टिक होती है, ठीक है। तो भी इसका आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड, इसका आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड। तो देखो, व्हेन ए डिमांड फॉर ए गुड डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस, तो मतलब देखो उस गुड्स की जो डिमांड है, ठीक है, और प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी में इतना फर्क नहीं पड़ा, तो अब उसको हम क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस टाइप की गुड्स की होती है इनइलास्टिक होती है, यानी कि बेलोचदार होती है। पहले देखो यहाँ पर जो प्राइस है वो 10 था, 10 प्राइस पर वो कितनी क्वांटिटी को परचेज कर रहे थे? 10 क्वांटिटी को परचेज कर रहे थे, ठीक है। अब प्राइस 10 से बढ़कर कितना हो गया है? 20 हो गया है।
अब वो 20 रुपए के प्राइस पर कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, 8 क्वांटिटी खरीद रहे हैं, तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ा। अगर प्राइस में इंक्रीमेंट भी आ रहा है तो क्वांटिटी में जो चेंजेस है वो ज्यादा नहीं हुआ। मतलब कि ऐसा नहीं हुआ कि 20 रुपए प्राइस हो जाने पर उन्होंने इस क्वांटिटी को 5 कर दिया हो या फिर 2 कर दिया हो, बिल्कुल थोड़ा सा ही क्वांटिटी में फर्क आया है। तो ऐसी केसेस में जो इलास्टिसिटी होती है डिमांड की, वो इन इलास्टिक यानी कि बेलोचदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अल्पकाल। अल्पकाल होता है हमारा शॉर्ट टर्म, ठीक है। अल्पकाल में फर्म की उत्पत्ति यानी कि जो फर्म का जो हमारा साइज है, प्रोडक्शन का साइज है, प्रोडक्शन की बढ़ने से कौन सी लागत, कौन सी जो कॉस्ट है हमेशा घटेगी, तो भाई वो घटेगी हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, वो घटेगी हमारी एएफसी। कैसे, देखो भाई एएफसी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाती है। तो हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, जब हम प्रोडक्शन फंक्शन को स्टडी करते हैं, उत्पादन फलन को स्टडी करते हैं, तो हम इसको बहुत एक पूरे डीप लेवल पर यानी कि पूरे अच्छे से उसको डीप लेवल पर स्टडी करते हैं। इसमें हम लॉन्ग टर्म की, शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म में हम लो वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ते हैं, लॉन्ग टर्म में हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ स्केल पढ़ते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो जो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो क्या होती है, हम शॉर्ट रन में क्या होती है, मतलब कि जब हम फर्म का साइज बढ़ाते हैं तो वो हमेशा घटती जाएगी। तो देखो कैसे होगा ये, एएफसी स्टैंड्स फॉर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो एएफसी क्या होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है, जो क्या होती है, विच फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, जो यानी कि जो आउटपुट की क्या होती है, प्रति इकाई लागत होती है, ठीक है। तो टीएफसी का जब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को, हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को जो हम क्वांटिटी से या हमारे आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमारी आ जाती है, ठीक है। तो टीएफसी होती है हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विच रिमेन्स कांस्टेंट इन द शॉर्ट रन रिगार्डलेस द लेवल ऑफ आउटपुट। तो भाई देखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जिसका नाम ही फिक्स्ड है, मतलब कि जो एक बार स्थिर हो गई तो हो गई। तो जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पर सेम रहती है शॉर्ट रन में। तो जब हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को आउटपुट से, जो भी हमारा आउटपुट का लेवल है हर एक लेवल पर, उससे हम डिवाइड कर देंगे तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। तो ये भी क्या है, जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है शॉर्ट रन में, जैसे जैसे हम प्रोडक्शन के साइज को बढ़ाएंगे तो ये क्या होती है, इसकी जो शेप है वो घटती जाएगी। तो देखो भाई ये डिक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ पर एवरेज फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे जैसे क्या है, ये क्या है, घट रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको ग्राफ से समझते हैं, ये है हमारी क्वांटिटीज को आप आउटपुट भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट टीएफसी, ये है हमारा एएफसी, ठीक है। एएफसी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट को जो हम आउटपुट से या क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पर क्या है, हमारी क्वांटिटी 1 थी और टीएफसी हमारा 3 था, तो ये आ गया। जब हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे हमारा 1.05 आ जाएगा। 3 को 3 से 3 को 3 से डिवाइड करेंगे हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको ऐसे से डिवाइड करते जाएंगे हमारा ये आ जाएगा। तो आप ये देखिए यहाँ सर, हमें इस टेबल से पता लग रहा है कि जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, क्वांटिटी आउटपुट बढ़ रहा है, टीएफसी तो हमारी फिक्स्ड है हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पर, टीएफसी तो फिक्स है। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है तो हमारी एफसी क्या हो रही है, डिक्लाइन कर रही है। हमारी एएफसी क्या हो रही है, डिक्लाइन कर रही है। जैसे जैसे हमारा शॉर्ट रन में, जैसे जैसे हमारा शॉर्ट रन में लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ रहा है, लेवल ऑफ आउटपुट यानी उत्पादन का स्तर बढ़ रहा है, तो ये डिक्लाइन कर रही है या फिर गिर रही है। जैसे कि आप यहाँ पर ग्राफ पर देख रहे हैं, ये धीरे 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 एवरेज फिक्स कॉस्ट यहाँ पर गिर रही है, ठीक है। तो भाई इसका आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, एएफसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्ल पियर्सन का सह संबंध गुणांक स्वतंत्र है। मतलब कि यहाँ पर देखो ध्यान से देखिए, इंडिपेंडेंट है किसका, कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो भाई ये क्या है, कार्ल पियर्सन का जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है इसकी प्रॉपर्टी से है, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। नेचर ऑफ कोफिशिएंट है जो इसका कोरिलेशन का, उसको हमें पता है कि वी नो दैट कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस एंड ओरिजिन एंड स्केल। मतलब कि ये क्या है, और ओरिजिन से भी और स्केल से भी क्या है, इंडिपेंडेंट है। मतलब कि जैसे कि हम इसके जब इसकी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का पूरा कंसेप्ट पढ़ते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, तो जो इसका जो ओरिजिन है और स्केल से ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ, बोथ टू चेंज इन बोथ ओरिजिन एंड स्केल, ठीक है। तो भी देखो ये प्रॉपर्टीज है कोरिलेशन की, ठीक है। द कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट लाइज बिटवीन
पॉजिटिव वन एंड नेगेटिव वन। तो इस तरह से ये इन दोनों के बीच में लाई करता है। द कोरिलेशन एंड कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो भाई देखो इसकी प्रॉपर्टीज में ये क्लियरली मेंशन है कि ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है, इंडिपेंडेंट है ओरिजिन से भी और स्केल से भी। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन। ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है किसका, दो रिग्रेशन का। दो रिग्रेशन कोफिशिएंट का क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। इसको हम आर से डिनोट करते हैं, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, इसको हम स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको स्टडी करते हैं कार्ल पीटरसन के कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपभोग स्थायी उपभोग संबंधी स्थायी आय परिकल्पना के प्रतिपादक कौन है। तो भाई देखो क्वेश्चन है ये, हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस इन कंजम्पशन। तो भाई देखो क्वेश्चन देखते ही हम समझ गए कि ये क्वेश्चन है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कंजम्पशन हाइपोथेसिस पढ़ते हैं। हम कंजम्पशन हाइपोथेसिस पढ़ते हैं जिसको हम हिंदी में उपभोग परिकल्पनाएं कहते हैं। तो हम कंजम्पशन हाइपोथेसिस में हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस और लाइफ साइकिल इनकम हाइपोथेसिस। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ कि परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस का जो संबंध है, उसके जो एक्सपोनेंट है, उसको जो मतलब कि उसको किसने दिया था, तो भाई उसको दिया था फ्रीडमैन ने। ठीक है, उसको दिया था फ्रीडमैन ने। फ्रीडमैन यहाँ पर ट्रांजिटरी इनकम की बात करता है। वो कहता है कि जो उसकी परमानेंट इनकम है, ट्रांजिटरी इनकम और परमानेंट इनकम उसकी लॉन्ग टर्म में वो उसके रिलेशन में वो बात करता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस का जो लिंक है वो फ्रीडमैन से है। ड्यूसेनबेरी ने दिया था रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, केज ने दिया था एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। और भाई ये मोडी लिखा हुआ है, तो ये भाई हमारे मोदी जी नहीं है, ये है फ्रेंचको मोदी गिलियानी। उनका पूरा नाम है फ्रेंचको मोदी गिलियानी, इनका पूरा नाम ये है। और यहाँ पर एक नाम और ऐड कर लो, एंडो प्लस ब्रमबर्ग। ब्रमबर्ग इन तीनों ने मिलकर दी थी लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, ठीक है, तो भाई इन तीनों ने मिलकर दी थी लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। और केज ने दी थी एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, और ड्यूसेनबेरी ने दी थी रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, और फ्रीडमैन की थी परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। ठीक है, तो भाई इसका आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ। तो भाई देखो मिल्टन फ्रीडमैन ने डेवलप किया था परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, जो सजेस्ट करता है, जो कहता है पीपल बेस देयर कंजम्पशन डिसीजन नॉट ऑन करंट इनकम बट ऑन देयर एक्सपेक्टेड लॉन्ग टर्म एवरेज इनकम। मतलब कि जो लोगों की जो कंजम्पशन का पैटर्न है, कंजम्पशन के जो डिसीजन है, जो अपने डिसीजन लेते हैं, जो अपने निर्णय लेते हैं, बल्कि वो अपने वर्तमान आय पर नहीं, जो उनकी अभी की इनकम है उस पर नहीं, बल्कि वो अपेक्षित, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि लॉन्ग टर्म में जो उनकी अच्छी इनकम होगी उस पर वो डिसाइड करके अपने डिसीजंस लेते हैं। ऐसा मिल्टन फ्रीडमैन का मानना है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पर वो क्या बात करता है, उन्होंने सजेस्ट किया था करंट इनकम को दो कंपोनेंट्स में वो सजेस्ट करता है, परमानेंट इनकम वाई पी, वाई को हम इनकम बोलते हैं, पी स्टैंड्स फॉर परमानेंट इनकम, एंड ट्रांजिटरी इनकम। ठीक है, वाई टी, ठीक है, टी फॉर ट्रांजिटरी, पी फॉर परमानेंट, यहाँ पर ये सजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इस तरीके से इनकम को सजेस्ट किया था। उन्होंने 1957 में पर इस कंसेप्ट को दिया था परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस को। ठीक है, और एक बुक में इसको पब्लिश किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब घोषित हुई मतलब कि डिक्लेयर हुई, अनाउंस हुई। तो भी देखो स्वतंत्र लिखा हुआ है, ठीक है, स्वतंत्रता से पहले नहीं लिखा हुआ, तो कॉमन सी बात है 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। उसके ठीक बाद ही हमारी जो इकोनॉमी जो कंडीशंस है वो थोड़े से उसमें रिफॉर्म्स होने, सुधार होने शुरू हुए थे। तो भाई जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है फर्स्ट वो अनाउंस हुई थी हमारी हमारी हुई थी 1948 में। ठीक है, 1948 में हुई थी वो, कब, अप्रैल में, अप्रैल 1948 में हुई थी वो। ठीक है, when this is when the government of India announced first industrial policy resolution outlining the role of public and private sector। तो भाई देखो अब देश आजाद हो चुका था, देश के जो सेक्टर्स है सभी बहुत डिप्रेस थे, बहुत ऑलरेडी वल्नरेबल कंडीशन में थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो भाई यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स है वो देश की कंडीशन ऐसे करके गए थे कि जो हमारी इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में थी। तो यहाँ पर क्या होता है, उन्होंने जल्दी से ऐसे डिसीजन लिए। 1951 में हमने अपने पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान शुरू कर दिए थे। तो ये जो हमारे गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी को जो अनाउंस किया था वो किया था अप्रैल 1948 में। ठीक है, अनाउंस कर दिया था फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी को
तो ये क्या कहता है, ये क्या करता है, आउटलाइन यानी कि एक स्ट्रक्चर का रोल प्ले करता है पब्लिक यानी कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर हो गए प्राइवेट सेक्टर हो गए उनमें जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है औद्योगिक नीति है उसको ये क्या करता है, हेल्प करता है, उसमें एक रोल प्ले करता है। ठीक है, तो देखो भाई 1948 में आता है ये, ठीक है, फिर इसमें रिजोल्यूशन होता है 1956 में, फिर 1973 में रिफॉर्म्स होते हैं 1977 में, फिर 80 में, फिर 1991 में क्या होता है, एलपीजी आता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो भाई देखो क्वेश्चन ये आता है हमारा सेंसिस का। ठीक है, ये क्वेश्चन सेंसिस का, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस क्षेत्र का या किस राज्य का बाल लिंगानुपात ऐसा है, किस राज्य में जो महिलाओं की साक्षरता दर है वो पुरुषों से ज्यादा है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं हमें देखते ही समझ जाने हैं कि वो सेंसिस से रिलेटेड है। सेंसिस का जो हमारा टॉपिक है वो करंट इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है। तो भाई अभी तक जो हमारा लास्ट सेंसिस हुआ था वो हुआ था हमारा 2011 में, उसके बाद अभी तक हमारा सेंसिस नहीं हुआ है। तो भाई हम इन्हीं सेंसिस के बेस पर ही अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब कि पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कौन सा वो राज्य है, राज्य पूछा हुआ है, स्टेट पूछा हुआ है कि जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा पब्लिक वहां पर रह रही है। जैसे कि आप दिल्ली को देखो, एक यहाँ दिल्ली हमारा यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली को देखो, मुंबई एक सिटी है महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई को देखो, दिल्ली को देखो, ये ऐसे जगह है, इस तरह की जगह वहां पर ना छोटे छोटे एरिया में बहुत सारे लोग कंजेस्टेड किस तरीके से रहते हैं आपने देखा भी होगा। दिल्ली में मुंबई में बहुत छोटे छोटे एरिया में एक एक छोटे से घर में इतने मेंबर्स रहते हैं, तो वहां पर क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। तो यह इसको कैसे हम मेजर करते हैं, एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रही हूँ, किसी एक एरिया के अंदर बहुत सारे लोग क्या है, रहते हैं। तो भाई सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है बिहार की, वो है बिहार की। तो देखो पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द पॉपुलेशन ऑफ रीजन बाय इट्स लैंड एरिया, मतलब कि उसका जो जमीनी एरिया है यानी कि जो उसका भूमि का जो क्षेत्र है उससे विभाजित करके दी जाती है। मतलब कि देखो अब बिहार है, उसका जो भी एरिया है, ठीक है, वहां पर कितने नंबर ऑफ पीपल रह रहे हैं लैंड एरिया के अकॉर्डिंग, मतलब कि जितना भी बिहार है, ठीक है, कोई भी हम राज्य ले ले, ठीक है, कोई भी हम स्टेट ले ले, उसका कितना एरिया है उस एरिया के अकॉर्डिंग पर किलोमीटर स्क्वायर पर कितने लोग रह रहे हैं। अगर पर किलोमीटर स्क्वायर पर बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं नॉर्मल से ज्यादा, तो भाई पॉपुलेशन डेंसिटी वहां की ज्यादा है। अगर ठीक ठीक रह रहा है तो वो नॉर्मल है। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी इन राज्यों में बिहार में आमतौर पर सबसे जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। तो भाई देखो पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं हम, पर कैपिटा इनकम होती है हमारी जब इनकम को हम मेजर करते हैं, एवरेज इनकम को अर्न बाय पर्सन इन इकोनॉमी, मतलब कि एक इकोनॉमी में, एक अर्थव्यवस्था में किसी प्रति व्यक्ति के द्वारा अर्जित औसत आय, एवरेज आय का माप है। इसकी गणना राष्ट्रीय आय को जब हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा पर कैपिटा इनकम आ जाता है। तो देखो पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, टोटल इनकम यानी कि जितने भी लोग अर्न कर रहे हैं, जितने भी एक इकोनॉमी में लोग कमा रहे हैं पैसा, उसको जब हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय आ जाएगा, प्रति व्यक्ति आय आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दीर्घ काल में उपभोग प्रवृत्ति यानी कि लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, ये लॉन्ग टर्म में कंजम्पशन प्रोपेंसिटी क्या होगी हमारी एमपीसी जो है हमारी, यानी कि जो हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम के इक्वल लॉन्ग टर्म में आ जाएगी। तो भी देखो हम क्या करते हैं, जो एमपीसी क्या होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एपीसी होती है हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये लॉन्ग टर्म में क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि देखो भाई लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि जो कंज्यूमर है वो क्या करता है, स्पेंड करता है वो अपना जो प्रोपोर्शन है इनकम का कंजम्पशन पे, और अब उसको पता चल जाता है कि मैं अपनी, अब उसके लॉन्ग टर्म में इनकम भी बढ़ जाएगी, वो सोचता है कि इनकम का जो कंजम्पशन पैटर्न है वो उसको कंजम्पशन पैटर्न को सेम रखेगा, और थोड़े से मतलब कि कंजम्पशन के अलावा कुछ अमाउंट अपना सेव करना भी स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि कंजम्पशन के साथ साथ वो सेविंग भी शुरू कर देता है, तो यहाँ पर एमपीसी एपीसी के इक्वल आ जाएगी। ठीक है,
लंबे समय में लोग अपनी आय का एक स्थिर अनुपात उपभोग पर खर्च करते हैं, चाहे उनकी आय का स्तर कुछ भी हो, ठीक है। तो अब वो क्या है, कंजम्पशन पैटर्न को क्या कर लेगा, स्थिर कर लेगा, फिक्स कर लेगा, चाहे उसका इनकम का लेवल कुछ भी हो। तो यहाँ पर एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो भी यहाँ पर देखो लॉन्ग रन में क्या होगा, एपीसी एंड एमपीसी टेंड्स टू रिमेन कांस्टेंट। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। तो भाई ये आज की क्लास होती है हमारी कंप्लीट। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। भाई आपसे एक मुझे थोड़ा सा ये बताना था कि देखो भाई, आपके लिए मैं इतना एफर्ट्स कर रही हूँ, तो भाई मैंने देखा आज चेक कर रही थी मैं यूट्यूब पे, भाई 57% ऐसे पर्सन है, मतलब कि ऐसे स्टूडेंट्स है, लर्नर्स है जो चैनल से कनेक्टेड तो है, बट उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। भाई देखो आप रेगुलर क्लासेस देखते हो, आपके लिए मैं इतना एफर्ट्स कर रही हूँ, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ताकि और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्लासेस बनाऊं। और भाई मुझे भी मोटिवेशन मिलता है जब आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हो, आपके कमेंट्स में पढ़ती हूँ, रिस्पॉन्स करती हूँ, रिवर्ट करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपका अच्छा फीडबैक आ रहा है। तो भाई जो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हो, आपको अच्छा लगे तो, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच भाई। अगर आप न्यू हैं तो भाई बता दीजिए अगर कैसी लगी आपको क्लास, ठीक है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर जरूर शेयर कीजिए।